हेलो स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आज जो है छठवां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो है रायपुर की कलचुरी को यहाँ पर हम आज देखते हैं। ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि जो रायपुर कलचुरीज है, जो रायपुर के जो कलचुरी शाखा है वह कलचुरियों के डार्क एज में, अंधकार युग में जो है उसी टाइम पीरियड में, अंधकार युग का जो टाइम पीरियड चल रहा था उसी पीरियड में, वो टाइम पीरियड था 14वीं सदी के आसपास, 14th सेंचुरी में ही उनकी एक शाखा जो है रायपुर ट्रांसफर होती है। कहाँ होती है? रायपुर ट्रांसफर होती है, जो आगे चलकर इन्होंने क्या किया, अपने को रतनपुर के कलचुरियों से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और रायपुर कलचुरी के नाम से यह फेमस होते हैं। ठीक है, रायपुर कलचुरी के नाम से ये क्या हो रहे हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है। रायपुर कलचुरियों की जो है प्रारंभिक राजधानी जो है खल्लवाटिका थी। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी रायपुर शाखा की जो स्थापित हुआ था उसकी शाखा की प्रारंभिक राजधानी जो है खल्लवाटिका, जिसको आज खल्लारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां पर इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, तो इस रायपुर शाखा के एक राजा हैं जिनका नाम था ब्रह्मदेव राय। क्या नाम था? ब्रह्मदेव राय जो है, ब्रह्मदेव राय जो है इस शाखा के एक राजा थे, जिसको हम आगे हम और पढ़ेंगे। इनके दो शिलालेख जो है हमको खल्लवाटिका और इनके दो शिलालेख खल्लवाटिका और रायपुर से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? स्क्रिप्ट है, दो शिलालेख पत्थरों पर लिखा गया, शिलालेख पत्थरों पर जो लिखा जाता है ना, जिसको बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। क्या शिलालेख को क्या कहा जाता है? रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है, इनको मिला है और यहाँ से इनके वंश के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। ठीक है, इनके बारे में हमको वंश की जानकारी मिल रही है। तो इसमें लिखा गया है ब्रह्मदेव राय के पिता का नाम था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव के पिता का नाम था सिंघड़ और सिंघड़ के पिता का नाम था लक्ष्मी देव। ऐसे करके यहाँ पे डिक्टेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ब्रह्मदेव राय के समय की हमको जानकारी मिल रही है। तो ब्रह्मदेव राय का जो टाइम पीरियड है वह है लगभग जो है 1400 के आसपास का है, 1400 से लेकर 1420 के आसपास का है। ठीक है, और ये शिलालेख जो है 1401 या 1402 के हमको यह रॉक एडिक्ट्स हमको ब्रह्मदेव राय के समय के मिल रहा है। तो ब्रह्मदेव राय के पहले जो रायपुर शाखा के शासक थे उस पर जिक्र किया गया है। किसका किया गया है? देखिए, ब्रह्मदेव राय से पहले जो है वह रामचंद्र देव ब्रह्मदेव राय के फादर थे ये, और इनका जो टाइम पीरियड है यह लगभग जो है 1380 टू 1400 के बीच में आता है, और ये ब्रह्मदेव राय का समय जो है 1400 टू 1420 एडी या ईस्वी सन के आसपास आता है। रामचंद्र जी के पिता का नाम था सिंघड़ देव। ठीक है, रामचंद्र के पिता का नाम क्या था? सिंघड़ देव। सिंघड़ देव को छत्तीसगढ़ के जो है चुनाव की जो दक्षिण में जो रायपुर शाखा आता है, तो सिंघड़ देव को 18 गढ़ों का विजेता माना गया। 18 गढ़ों का विजेता इसको बताया गया। संभवतः सिंघड़ ही होगा जिन्होंने अपने आप को क्या किया, रतनपुर के कल्चरियों से अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंट किया इसने। ठीक है, सिंघड़ का जो टाइम पीरियड है यह 1314 एडी से लेकर जो है यह 1380 एडी के बीच में इनका समय आता है। किसका? सिंघड़ का समय आता है। ठीक है, और सिंघड़ से पहले इनके सिंघड़ के पिताजी का जिक्र किया गया है। तो उनका सिंघड़ के पिता का नाम था, तो सिंघड़ से पहले की अगर बात कर रहे हैं तो इनके पिता का नाम था लक्ष्मी देव। ठीक है, सिंघड़ के पिता का नाम क्या आ रहा है यहाँ पर? लक्ष्मी देव आ रहा है। ठीक है, लक्ष्मी देव आ रहा है। लक्ष्मी देव का टाइम पीरियड जो है 1300 टू लगभग 1340 के आसपास आ रहा है। मतलब ये देखिए 1300 से लेकर 1400 के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? 14वीं सदी कहते हैं ना। तो लगभग लक्ष्मी देव के बेटा सिंघड़ के बाद रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव राय, जिनके समय के हमको जो है शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं।
कहाँ से? खल्लारी से और रायपुर से। यहाँ इस वंश के बारे में जानकारी हमको मिल रहा है। तो ये प्रारंभिक जानकारी मैं आपको शेयर कर दिया जो शिलालेखों से हमको मिल रही है। उसके अलावा जो है ब्रिटिश जो इतिहासकार थे और रेवाराम के माध्यम से जो है इनकी एक वंशावली तैयार की गई है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रह्मदेव राय के पिता रामचंद्र देव ने ही क्या किया था? यह रायपुर शहर की स्थापना की थी। रायपुर शहर की किसने की थी? स्थापना किया हुआ था। ठीक है, और अपने बेटा राय के नाम से इसका नाम क्या रखा? रायपुर नाम रखा था। ब्रह्मदेव राय के नाम से ही रायपुर शहर का नाम रखा गया, लेकिन रायपुर शहर की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? रामचंद्र देव को जाता है। ठीक है, रामचंद्र देव के पिता का नाम था सिंघन। सिंघन को 18 गढ़ों का क्या बताया गया है? 18 गढ़ों का विजेता बताया गया है सिंघन को। ठीक है, सिंघन को 18 गढ़ों का विजेता बताया गया है, और संभवतः यह रतनपुर के कलचुरियों से अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। सिंघन के पिता का नाम या उससे पहले के राजा का नाम क्या है? लक्ष्मी देव है। ठीक है, लक्ष्मी देव का जिक्र मिल रहा है। ठीक है, और यहां तक आपको एक स्टोरी बताया। अब हम देखते हैं, जैसे फिर से हम आते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में, तो उसमें सेम वही बातें की गई हैं। 14वीं शताब्दी में रतनपुर से एक शाखा जो है वह रायपुर आती है कलचुरियों की। ठीक है, 14वीं शताब्दी में रतनपुर कलचुरी की एक शाखा जो है वह रायपुर स्थानांतरित होती है। तो रायपुर के प्रशासन की जिम्मेदारी का अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया, जिसको नाम दिया गया रायपुर कलचुरी। ठीक है, क्लियर चीजें ये। रायपुर कलचुरी, और इस समय जो रतनपुर के जो शासक थे, रतनपुर का जो शासक था उसका नाम था वीर सिंह देव। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, वीर सिंह देव के समय प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने क्या किया? रायपुर में कलचुरियों की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को तैयार किया। तो वीर सिंह देव के समय जो है रतनपुर कलचुरी की एक शाखा जो है रायपुर ट्रांसफर होती है। ठीक है, जिसे 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 जो है रायपुर शाखा को जिसे लहुरी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। लहुरी का मतलब होता है छोटा, मतलब एक अन्य शाखा के रूप में लहुरी शाखा के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, लहुरी शाखा के जो संस्थापक हैं उसको हिंदी ग्रंथ अकादमी में की पुस्तक में और अन्य पुस्तकों में जो है उसका नाम है केशव देव को कहा गया है। किसको कहा गया है? केशव देव को जो है लहुरी शाखा का संस्थापक बताया गया है। ठीक है, केशव देव को क्या कहा गया है? केशव देव को जो है लहुरी शाखा का संस्थापक बताया गया है। ठीक है, केशव देव को लहुरी शाखा का संस्थापक बताया गया। ठीक है, तो एक हायरार्की ऐसे हमको तैयार हो रही है। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक हायरार्की कैसे तैयार हो रही है। देखिएगा, तो रायपुर के जो कलचुरी हैं, ठीक है, केशव देव, ठीक है, केशव देव के बाद क्या आ जाएगा? ऐसा कहा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में, लक्ष्मी देव के बाद आता है सिंघन देव। सिंघन देव को 18 गढ़ों का विजेता बनाया गया है, और इसने क्या किया था? अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था। ठीक है, सिंघन देव के बाद जो है कौन आता है? रामचंद्र देव ने रायपुर शहर की स्थापना की थी। उसके बाद आता है
ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय के नाम से ही रायपुर शहर की स्थापना करते हैं रामचंद्र देव। ठीक है, ब्रह्मदेव राय ने क्या किया, रायपुर को अपनी अपनी राजधानी बनाया। खल्लारी से या खल्लावाटिका से राजधानी अब कहाँ शिफ्ट हो गया, रायपुर शिफ्ट हो गया ब्रह्मदेव राय के समय से। ब्रह्मदेव राय के समय में 1400 से 1420 का समय टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और एक पूरा जो है एक हायरार्की जो है पूरा का पूरा जो है कलचुरी, रायपुर कलचुरियों की शाखा की एक राजाओं का एक सीक्वेंस हमारे पास तैयार है। आप किसी भी बुक से इस राजा का के पूरे सीरीज को आप देख सकते हैं, उनके लिस्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आया है कि रायपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो रायपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे रायपुर शहर की स्थापना करने का श्रेय जो है किसको जाता है, रामचंद्र देव को जाता है। किसको नाम आ जाता है, रामचंद्र देव को जाता है। ठीक है, उसके बाद है रायपुर को राजधानी किसने बनाया, रायपुर को राजधानी जो है ब्रह्मदेव राय के समय बना। ब्रह्मदेव राय के समय रायपुर राजधानी बना। ठीक है, अब एक और आता है क्वेश्चन, रामचंद्र देव जो रामचंद्र देव ने फणी नागवंशी शासक, ये पहले ही बता दिया हूं, फणी नागवंशी शासक मोनिंग देव को युद्ध में हराया था। ठीक है, मोनिंग देव को पहले भी बता दिया हूँ, जब हम फणी नागवंश मोनिंग देव को युद्ध में हराया था और उसके क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अधिपति स्थापित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रायपुर का महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो है ब्रह्मदेव राय के समय ही हुआ था। ब्रह्मदेव राय के समय हुआ था। ठीक है, और निर्माण करता था, जिसके द्वारा निर्माण करवाया गया था उसका नाम था हाजीराज। हाजीराज जो है निर्माण करता था। ठीक है, तो बहुत सारे राजाओं का नाम आता है ब्रह्मदेव राय से लेकर। इस बार छत्तीसगढ़ पीएससी के क्वेश्चन में इस बार जो 2023 का जो छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, और जिसका मेंस का एग्जाम अभी जून में होना है, हो गया है, जिसका छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है रायपुर कलचुरी शासकों का 4 का क्रम पूछा था। तो आप किसी भी पुस्तक से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, रायपुर कलचुरी के एक शासक थे जिनका नाम था जैत सिंह देव। जैत सिंह देव, और इनका शासनकाल जो है लगभग जो है 1604 से लेकर 1615 तक रहा। इन्हीं के समय रायपुर में जो है प्रसिद्ध दूधाधारी मठ का निर्माण हुआ था। मठ का निर्माण हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, जो निर्माण करता था उनका नाम था बलभद्र दास। जो निर्माण करता था उनका नाम क्या था, बलभद्र दास। ठीक है, रायपुर कलचुरियों की जो है अंतिम जो शासक थे उनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह का जो समय था 1741 से लेकर 1753 तक अमर सिंह थे। ठीक है,
अमर सिंह के बाद से जो शासक हुए हैं उनका नाम है शिवराज सिंह। ये नाम मात्र के थे ये, शिवराज सिंह 1753 से लेकर 1757 तक। ठीक है, ये अमर सिंह और शिवराज सिंह दोनों ही जो है यह मराठों के अधीन थे। ठीक है, दोनों ही क्या थे, यह मराठों के अधीन शासन कर रहे थे। क्लियर चीज है ये। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि रायपुर के कलचुरियों के अंतिम शासक कौन थे, तो रायपुर कलचुरी के जो अंतिम शासक है वो अमर सिंह थे, वही आप लेंगे। क्योंकि इस बार जो शिवराज सिंह आते हैं वो उनको रायपुर से हटा दिया गया था जब, तो रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक अगर आएगा तो क्या लिखेंगे आप, अमर सिंह देव, रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम शासक हैं। तो ये जो है रायपुर कलचुरियों के संदर्भ में इतिहास के बारे में जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो रायपुर तो आपको मालूम है कि 1757 से लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या हो जा रहा है, प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित हो जाता है। मराठा शासन स्थापित हो जाता है और इसके बाद ही हम कहाँ जाते हैं, आधुनिक छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम, आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम 1741 से ही स्टार्ट करते हैं। 1741 से लेकर देखिए 1757 तक अप्रत्यक्ष मराठा शासन, कलचुरियों मराठा शासन। दूसरा जो है 1757 से लेकर आता है एक 1818 तक। ठीक है, तीसरा जो आता है 1858 से लेकर 1853 तक। फिर चौथा शासन होता है 1854 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो ये आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम इतना यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब मराठा या आधुनिक छत्तीसगढ़ पढ़ने से पहले हम कलचुरियों के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर कलचुरियों ने, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने लगभग 800 वर्षों तक शासन किया। कलचुरियों ने लगभग जो है हम बोल सकते हैं लगभग 800 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ऐसे तो इन्होंने 1000 से लेकर 1741 लगभग 750 किया, लेकिन उधर भी हम सब मिला के एवरेज की बात करते हैं तो लगभग 800 वर्षों तक शासन किया। तो इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, तो एक शब्द में हम कहेंगे इनकी शासन व्यवस्था जो है कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। मतलब मोनार्की सिस्टम था। दूसरा था वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक हमेशा वंशानुगत ही होता है, मतलब हेरिडिटरी था। ठीक है, और राजतंत्र हमेशा हेरिडिटरी ही होता है, गणतंत्र नहीं होते हैं, रिपब्लिक नहीं होता है। तो राजतंत्रात्मक थी, मोनार्की सिस्टम था और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इनका। क्लियर चीज है ये, इसको देखेंगे। यहाँ पर जो राजा होता था, जो किंग होता था, वह प्रशासन के तीनों अंगों का हेड होता था। मतलब वह एडमिनिस्ट्रेटिव भी हेड है, प्रशासनिक भी प्रमुख है। ठीक है, जुडिशरी भी हेड है वह। ठीक है, और लेजिस्लेटिव भी वह हेड है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब एग्जीक्यूटिव हेड भी है, जुडिशरी का हेड भी है, और लेजिस्लेटिव मतलब कहने का मतलब है
मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का ही हेड कौन है यहाँ पर? किंग है। ठीक है। जब प्रशासन और सारे नियम कानून का निर्माण करता कौन है? राजा ही है। तो सारा सब चीजें राजा के हाथ में ही केंद्रित है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं। ठीक है। राजा जो होता था अपना शासन चलाने के लिए क्या करता था? मंत्री, मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स, अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है। ऑफिसर्स की नियुक्ति करता था और इनके माध्यम से वो क्या करता था? प्रशासन को चलाता था। ठीक है। जिसको मंत्री परिषद कहा गया और इनको अधिकारी गण कहा गया। ठीक है। इनके माध्यम से क्या कर रहा था? वह प्रशासन चला रहा था। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। मंत्रियों को जो है अमात्य भी कहा गया है। जो बड़े बड़े अहदे पर व्यक्ति एचओडी होते थे उनको विभागाध्यक्ष या अमात्य नाम से ऐसे संबोधित किया गया। ठीक है। तो ये कल्चुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। ठीक है। ठीक। तो कल्चुरी काल में जो मंत्री होते थे वो कौन कौन से प्रमुख मिनिस्टर्स होते थे, कौन कौन से अधिकारी गण, उसको देखते हैं। ठीक है। तो मंत्री गण जो होते थे उसमें जैसे युवराज, युवराज शब्द का मतलब होता है जो वर्तमान में राजा है उसके बाद से राज्य का या साम्राज्य का प्रमुख कौन होगा? तो युवराज होगा। उसके अलावा महामंत्री। ठीक है। महामंत्री होता था, मंत्रियों में प्रमुख होता था, राजा का सलाहकार होता था, एडवाइजर होता था। राजा का सलाहकार होता था। महामात्य यह प्रमुख मंत्री होता था। ठीक है। अमात्य, जितने भी प्रमुख पद में बैठे होते थे उनको अमात्य का नाम दिया जाता था। ठीक है। महाअध्यक्ष, महाअध्यक्ष महाअध्यक्ष का मतलब होता था यह जो है सचिवालय का प्रमुख होता था। सचिवालय का प्रमुख मतलब आज के संदर्भ में बोलेंगे चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था ये। ठीक है। महाप्रतिहार मतलब यह संचार मंत्री के पद पे होता था ये। ठीक है। महाप्रभातु ये रेवेन्यू मंत्री होता था। राजस्व मंत्री रेवेन्यू का निर्धारण करता था। फिर है महासंधि विग्रहक मतलब राज्यों के मध्य संधि कराता था, उसको तोड़वाता था। मतलब ये कहने चाहिए विदेश मंत्री होता था। कौन होता था ये? विदेश फॉरेन सेक्रेटरी होता था ये। ठीक है। इसके अलावा महापुरोहित यह धार्मिक विभागों का प्रमुख होता था यह। धर्म के मामले में होता था यह। ठीक।
एक और होता था महाकोटपाल, यह किले की सुरक्षा कर, दुर्ग या किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी का काम होता था इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रमुख मंत्री या अमात्य का पद हो गया। कचौरीकालीन जो है ऑफिसर्स जो है अधिकारी गण में, मैं सारे को डिक्टेट नहीं करता, जो प्रमुख अधिकारी गण, ठीक है, जैसे भंडारगारिक, जैसे है महा भंडारगारिक, यह जो है मुख्य कोषाध्यक्ष होता था ये। ठीक है, ठीक है, एक होता था शौलिक, ठीक है, यह महाप्रभातु के अंडर में रहता था और इसको बोलते थे कर संग्रहण अधिकारी, यह कर संग्रहण अधिकारी होता था। ठीक है, पूर्व प्रधान, ये नगर प्रमुख अधिकारी होता था, नगर प्रमुख होता था, पूर्व मतलब नगर होता है। ठीक है, महादंड पाशिक, महादंड पाशिक पुलिस का हेड होता था यह। ठीक है, दांडिक, यह न्याय अधिकारी होता था यह। धर्मलेखी, दान पत्रों का लेखा जोखा रखता था ये। धर्मलेखी मतलब क्लर्क होता था ये। ठीक, तो ये कल्चुरी कालीन क्या हो रहा है, यह जो है प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं, मंत्री और अधिकारियों के माध्यम से राजा क्या करता था, अपना प्रशासन चलाता था। तो इतने सारे क्या है, यह मंत्री और अधिकारीगण है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था का कौन सा, महादंड पाशिक होता था, तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। दुष्ट साधक भी पुलिस उसको कहा गया है। ठीक है, ठीक। और चूंकि देखिएगा कल्चुरी शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जो लगभग 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइम पीरियड में थोड़ा अलग अलग हमको व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो कल्चुरी जो अभिलेखों से इस बात की हमको पुष्टि होती है कि कल्चुरी जो साम्राज्य है, कल्चुरी जो साम्राज्य था या राज्य था, वह अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। ठीक है, अनेक प्रशासनिक इकाई थी, जैसे कल्चुरी साम्राज्य जो है अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। तो एक जैसे कल्चुरी साम्राज्य है, साम्राज्य से छोटी इकाई जो है राष्ट्र या संभाग कहलाती थी। क्या कहलाती थी, राष्ट्र या संभाग कहा जाता था। इसको बस जनरल व्यू में देखेंगे। संभाग से जो छोटी इकाई है विषय है, ये हमेशा बना नहीं रहा, कुछ समय के लिए था ये विषय, विषय को जिला। लेकिन कल्चुरी अभिलेख से हमको यह जो है स्ट्रेटिफिकेशन या जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। विषय, विषय को जिला कहा जाता था, इसका प्रमुख जो है विश्वपति होता था ना। उसके बाद आते विषय के बाद से जो छोटा यूनिट देश या जिसको जनपद कहा गया। ठीक है, जनपद से छोटी इकाई जो है इसको यहाँ मंडल कहा गया है। मंडल को आप वर्तमान में विकास खंड भी कर सकते हैं, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं इसको विकास खंड कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी जो है हमको अनेक ताम्र पत्रों से हमको इसकी जानकारी मिल रही है। ठीक है,
मंडल के अधिकारी को मांडलिक कहा जाता था। ठीक है, और यह मंडल जो है क्या हो रहा है, गांव में बटा होता था। तो हमको एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर जो है विभिन्न प्रकार के अभिलेखों से हमको इस प्रकार का दिख रहा है। तो जो कलचुरी साम्राज्य जो है वह किसमें बटा है, उससे छोटा इकाई राष्ट्र है, राष्ट्र से छोटी इकाई विषय है, विषय से छोटी इकाई जनपद है या देश है, और देश से छोटी इकाई जो है मंडल है, और मंडल से जो नीचे है वह गांव है। ठीक है, ठीक है। तो एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, प्रशासन की अगर हम हायर करें, सर्वोच्च इकाई जो है क्या है, राष्ट्र थी ना। ठीक है, राष्ट्र होता था सर्वोच्च इकाई। राष्ट्र के बाद क्या हो रहा है, राष्ट्र के बाद आ रहा है विषय। यही देखा ना आप लोगों ने, राष्ट्र के बाद क्या आ रहा है, विषय आ रहा है। विषय के बाद क्या आ रहा है, देश या जनपद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, मंडल हो रहा है। ठीक है, बाद में मंडल के बाद में हमको एक प्रशासनिक व्यवस्था दिखती है, मैं यहाँ बताने का यही कारण है, गढ़। बाद में क्या हो रहा है, गढ़ शब्द का यूज होने लगा। गढ़ के बाद से एक छोटी इकाई आई, बरही, और बरही के बाद छोटी, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी हो गई, गांव। तो ये भी प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पर हमको अलग अलग चीजें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, साम्राज्य का प्रमुख कौन हो रहा था, राजा हो रहा था ना, जिसको बाद में इन्होंने राष्ट्र का नाम ही दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साम्राज्य बोले या राष्ट्र बोले, राजा हो गया। ठीक है, उसके बाद है विषय, जिसको जिला, इसका जो प्रमुख कौन हो रहा है, विषयपति हो रहा है। कौन हो रहा है, विषयपति। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक जैसी प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमको नैतिकता समय के साथ इसमें हमको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। अब विषय से छोटी इकाई जो है देश या जनपद, देश या जनपद तो थी, और यहाँ के देश या जनपद के जो था उसको कहा जाता था महामंडलेश्वर। क्या कहा गया, महामंडलेश्वर कहा गया इसको। ठीक है, और देश या जनपद से छोटी इकाई क्या थी, मंडल। तो मंडल के प्रमुख को कहा गया मांडलिक कहा गया। ठीक है, अब जो है मंडल जो है गढ़ों में विभाजित था। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ थे। ठीक है, और हर गढ़ में जो है ना, हर गढ़ में जो है, प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे। प्रत्येक गढ़ में क्या हो रहे हैं, 84 गांव होते थे। ठीक है, तो गढ़ का जो हेड होता था उसको गढ़ाधिपति, गढ़ाधिपति या इसको दीवान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गढ़ाधिपति या दीवान के नाम से इसको जाना जा रहा है। अब देखिएगा, गढ़ों से जो छोटी इकाई थी उसको बरही कहा गया। क्या कहा गया है, बरही कहा गया है। और बरही का मतलब होता है 12 गांवों का समूह। 12 गांवों को मिलाकर जो है का एक प्रशासनिक यूनिट बनता था जिसको हम बरही कहा गया। ठीक है, बरही का जो हेड होता था ना, बरही का जो प्रमुख होता था वह दाऊ कहलाता था। क्या कहला रहा था, दाऊ शब्द जो आता है यहाँ पर, ठीक है, जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, वह क्या कहलाया, दाऊ कहलाया। ठीक है, बरही से छोटी इकाई जो है गांव कहलाई। ठीक है, और गांव का प्रमुख कौन कहलाता था, जो गांव का सरपंच होता था, मुखिया होता था। गौटिया शब्द का यूज किया जाता। ठीक है,
तो ये जो है एक प्रशासनिक इकाई जो है हमको देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रही है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन न रहे। अगर किसी प्रकार कंफ्यूजन है तो दिए गए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संबंधित टीचर आपको इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है। कलचुरी कालीन जो जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा जो है वो इनका संस्कृत हुआ करता था। राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत था। ठीक है। और जन सामान्य की भाषा प्राकृत, जन सामान्य की भाषा भाषा प्राकृत मतलब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी था। ठीक है। छत्तीसगढ़ी था, लेकिन शासकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। ठीक। अब आते हैं कल्चरल कालीन स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो नगरों और गांव में जो है स्थानीय प्रशासन जो है, नगर और गांव की बात करते हैं, तो वहां पर एक व्यवस्था थी जिसका नाम था पंचकुल व्यवस्था थी। पंचकुल व्यवस्था। स्थानीय प्रशासन में पंचकुल की व्यवस्था बनी हुई थी। ठीक है। पंचकुलों में सदस्यों की संख्या जो सामान्यतः पंचकुल में सदस्यों की संख्या 5 होती थी सामान्यतः, परंतु इनकी संख्या कहीं कहीं 10 भी देखी गई है। मतलब 5 से 10 पंचकुल के मेंबर होते थे। ठीक है। और इनके सदस्य को जो है, पंचकुल के जो सदस्य होते थे इनको महत्तम कहा जाता था। महत्तम इनके सदस्यों को कहा जाता था। ठीक है। नगर का जो प्रमुख हो रहा था, नगर का जो प्रमुख था उसको पूर्व प्रधान कहा गया। ठीक है। और गांव का जो होता था उसको ग्रामकूट कहा गया। गांव का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामकूट कहा जाता है, यह गौटिया के अधीन होता था। ये पंचकुल के जो गांव का प्रमुख होता था वह ग्रामकूट कहलाता था, और जो नगर का हेड हो रहा है वह पूर्व प्रधान कहलाता था। ठीक है। तो गांव में स्थानीय प्रशासन के लिए पंचकुल की व्यवस्था बनी हुई थी, और पंचकुल जो है सदस्यों की संख्या 5 से 10 हो सकती थी, सामान्यतः 5 ही होती थी। ठीक है। पंचकुल जो आदेश देता था उस आदेश का पालन करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारी होते थे। ठीक है। पंचकुल जो आदेश करता था उसको पालन करने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे। तो पंचकुल के जो अधिकारी थे, उनके कौन कौन से थे तो लिखिएगा। पंचकुल के जो अधिकारी थे उसमें है मुख्य पुलिस अधिकारी, पटेल,
तहसीलदार, लेखक, शुल्क ग्राहक, कर उगाही करने वाला, प्रतिहारी इत्यादि। ठीक है। तो ये जो है पंचकुल की व्यवस्था बनी हुई थी। तो पंचकुल की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के हिसाब से नगर और गांव में, लेकिन गांव का प्रमुख कौन होता था? गोटिया। याद रखेंगे चीजों को। ठीक है। कल्चुअल कारण ये है जो है सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सोशल लाइफ इनका कैसा था। तो सामाजिक व्यवस्था में देख लेते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं छत्तीसगढ़ में नागरिकों का जीवन जो है उच्च कोटि का था। नागरिकों का जीवन जो है उच्च कोटि का था। समाज जो है वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था की खास बात थी कि छुआछूत का प्रचलन नहीं था। छुआछूत का प्रचलन मतलब अनटचेबिलिटी नहीं था। अन्य क्षेत्रों की तुलना यहाँ पर छुआछूत का प्रचलन नहीं था। छुआछूत जो है वह जटिल नहीं थी, नहीं थी। ठीक है। ठीक है। मैदानी एवं अरण्यक सभ्यताएं साथ साथ फल फूल रही थी। अतः जनजातीय जनसंख्या और मैदानी क्षेत्र में साथ साथ फल फूल रही थी। किसी प्रकार का द्वेष भाव यहाँ पर नहीं था, रही थी। ठीक। नेक्स्ट, धार्मिक पक्ष देखा जाए। धार्मिक पक्ष देखा जाए धार्मिक स्थिति भी समृद्ध थी। धार्मिक पक्ष भी समृद्ध था, समृद्ध था। यहाँ के राजा जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष थे। शासक थे, शक्ति के उपासक थे। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सभी को समान अवसर थे, यहाँ पे समान अधिकार थे। सभी के संदर्भ में मंदिरों का निर्माण हुआ। सभी धर्मों के संदर्भ में मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक।
नेक्स्ट देखिए, कलचुरीकालीन अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी इस समय। ठीक। कल्चुरी काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि और पशुपालन पर आधारित है। मुख्य व्यवसाय जो है आधारित था। और राजकीय आय का प्रमुख स्रोत, राजकीय आय का प्रमुख स्रोत जो है भू राजस्व था और टैक्स था। क्या था? भू राजस्व और टैक्स, नाना करके टैक्स ये वसूल करते थे। ठीक है। भू राजस्व में जनरली जो है वह उपज का 1/6 वसूल किया जाता था। उपज का कितना? 1/6 वसूल किया जाता था। ठीक है। भूमि का मेजरमेंट करने के लिए यह हल का प्रयोग करते थे। भूमि का मेजरमेंट जो है वह हलों की संख्या के आधार पर होता है। जिनके पास हल की एक संख्या है, हल की एक संख्या मतलब एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी बैल। ठीक है। और लगभग यह भूमि होती थी 5 एकड़। तो भूमि का मेजरमेंट हलों की संख्या के आधार पर, एक जोड़ी बैल की संख्या के आधार पर होता था। ठीक है। और उसके आधार पर क्या हो रहा है? टैक्स का निर्धारण हो रहा है। ठीक। तौल का जो माप है उसको हम देख लेते हैं। 5 शेर का मतलब एक पसेरी होता था। ठीक है। और 8 पसेरी का मतलब था 1 मन। 1 मन का मतलब होता लगभग 40 kg के आसपास माना जाता है गांव में। ठीक है। तो 8 पसेरी का क्या होता था? 1 मन होता था। तो एक पसेरी में आप बोल सकते हो 8 पसेरी का 1 मन 40 kg, तो एक पसेरी का मतलब होता है 5 kg, ऐसा आप बोल सकते हो ना। ठीक है। अगर एक्सचेंज की बात करें, विनिमय प्रणाली की बात करें, विनिमय प्रणाली की बात करें या इसी को हम बोलते हैं सिक्कों की मान की बात करें, तो कल्चुरी काल में जो सिक्के चल रहे थे उनमें था, देखिए उनके जो मेजरमेंट है, ठीक, 4 कौड़ी का मतलब था 1 गंडा। 4 कौड़ी इक्वल टू 1 गंडा। ठीक है। 5 गंडा बराबर 1 कोरी होता था। और 20 कोरी इक्वल टू 1 दोगानी। ये करेंसी थी, 1 दोगानी। और 16 दोगानी इक्वल टू 1 रुपया। यह इसमें सिक्कों का वैल्यू था ये। ठीक है। अब बताया कि कल्चुरी काल में जो है मेन इनकम सोर्स भू राजस्व और टैक्स था। इन लोग को जहां लगता था टैक्स वहां से भू कर लेते थे, एक्सचेंज पर कर लेते थे, जैसे आयात निर्यात पर कर लेते थे, आयात निर्यात कर।
पथ कर, सेतु कर, जानवरों के खरीद बिक्री पर कर, कर इत्यादि यह लेते थे। यह राजकीय आय के क्या होते थे? यह इनकम के सोर्स होते थे। राजकीय आय के क्या हो रहे थे? इनकम के सोर्स होते थे। तो जहां से इनको कर मिलता था, टैक्स अप्लाई करते, वहां से यह टैक्स का उगाही करते थे। ठीक है, ठीक। एक होता था कर का एक प्रकार है जिसको भोग कहा गया है। भोग का मतलब होता था राजा को दिए जाने वाला उपकर, राजा को दिए जाने वाला उपकर को यह भोग कहते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ शब्द हैं जैसे अग्रहार। अग्रहार जो शब्द है वह ब्राह्मणों को किसी गांव में बसाकर उनके निर्वाह में उस गांव की समस्त आय दान में दी जाती थी। तो अग्रहार जो है ब्राह्मणों को किसी गांव में बसाकर उस गांव की समस्त आय दान में दी जाती थी, दी उसको अग्रहार कहा गया है। ठीक है, एक और शब्द का नाम आता है जिसका नाम है लाखा बाटा सिस्टम। लाखा बाटा सिस्टम का मतलब होता है जमीन की अदला बदली, जमीन की अदला बदली। ठीक है, जमीन की अदला बदली को लाखा बाटा सिस्टम कहा गया। तो ये छत्तीसगढ़ी क्या हो गई? कल्चुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। छत्तीसगढ़ में जो गढ़ हैं 18 गढ़ थी। 18 गढ़ छत्तीसगढ़ थे। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में। ठीक है, तो गढ़ को आप देख लीजिएगा। गढ़ का प्रमुख कौन होता था? गढ़ाधिपति या छत्तीसगढ़। तो 18 गढ़ जो है ये शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे, जिसको रतनपुर आता है राजधानी, और 18 गढ़ जो है रायपुर के अंतर्गत थे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का जो रायपुर कल्चुरी शाखा है उसका आज हम क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास जो है हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में आधुनिक भारत
आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट हुआ। क्या होगा? आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास 1741 से लेकर 1947 तक का। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी अगर समझ में नहीं आए तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप फैसिलिटी उपलब्ध है, आप इस पर व्हाट्सएप कर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।